नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरा आंचल। गंगा का पानी जब उफान पर होता था तो मझौली गांव की मिट्टी में एक अजीब सी नमी भर जाती थी। वो नमी जो मेहनत की पसीने से गूंथी हुई थी, जो खेतों की हरियाली को सींचती थी और जो गांव वालों के चेहरों पर थकान के साथ उम्मीद का मिश्रण छोड़ जाती थी। ये गांव न था, एक सांस थी जो हर सुबह सूरज के साथ उठती और रात को चांदनी में सो जाती। यहां की हवा में ढोल की थाप कभी कभी गूंजती, पर उससे ज्यादा गूंजते थे वो दिल जो चुपचाप अपनी बातें छिपाए रखते थे। रामधन का घर गांव के एक कोने में था। कच्ची दीवारें, ऊपर छप्पर और सामने एक छोटा सा आंगन जहां वो हर शाम बैठकर हुक्के के कश लगाता। उसकी पीठ पर खेतों की धूप ने निशान छोड़े थे और हाथों में हल्की रगड़ से मोटी मोटी रेखाएं उभर आई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। नहीं, वो चमक सोने चांदी की नहीं थी, बल्कि अपने बेटे लालू के लिए एक सपने की थी। वो चाहता था कि लालू पढ़ लिख कर शहर जाए, वहां कुछ बन जाए, ताकि ये मिट्टी का घर एक दिन पक्की हवेली में बदल सके। पर लालू को खेतों की बंधी बंधाई जिंदगी से जैसे कोई लगाव न था। वो गंगा के किनारे घंटों बैठा रहता, पानी की लहरों को देखता, जैसे उनमें कोई जवाब तलाश रहा हो। उसकी उंगलियां मछली पकड़ने के जाल में उलझती, पर उसका मन कहीं और उड़ता। उधर गांव के दूसरी ओर सरसों की क्यारी के पास एक घर था। वहां रहती थी फुलझरिया। उसकी आवाज में मिठास थी, ऐसी मिठास जो मिश्री को भी फीका कर दे। जब वो खेतों में काम करते हुए गुनगुनाती तो हवा ठहर सी जाती और गंगा की लहरें भी जैसे उसके सुरों के साथ ताल मिलाने लगती। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराता और उसकी हंसी में बसंत की ताजगी झलकती। लालू उसे दूर से देखता। उसकी नजरें चंपा के फूलों सी कोमल फुलझरिया पर ठहरती और दिल में एक हल्की सी हलचल मच जाती। उसे लगता कि शायद फुलझरिया भी उसे समझती है, पर वो कभी पास जाकर ये सच जानने की हिम्मत न जुटा सका। गांव की दुनिया में बातें हवा से तेज फैलती थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी ये कोमल भावना किसी ताने का हिस्सा बन जाए। फुलझरिया का बाप हरिया एक सख्त मिजाज का इंसान था। उसके लिए जिंदगी दो चीजों से चलती थी, खेत और इज्जत। वो अपनी बेटी को किसी गरीब लड़के के साथ देखने का ख्याल भी बर्दाश्त न कर सकता। उसकी सोच साफ थी, प्यार व्यार से रोटी नहीं पकती और फुलझरिया की शादी किसी ऐसे घर में होनी चाहिए जो उसे सुख दे सके। हरिया की आंखों में फुलझरिया उसकी इज्जत का आखिरी टुकड़ा थी और वो उसे किसी लालू जैसे लड़के के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था, जिसके पास न खेत बचे थे न पैसा। एक शाम जब सूरज गंगा के पानी में डूब रहा था, लालू किनारे पर बैठा था। उसके हाथ में एक पत्थर था जिसे वो बार बार पानी में उछाल रहा था। हर लहर के साथ उसका मन भी डोल रहा था। तभी फुलझरिया वहां से गुजरी। उसकी साड़ी का आंचल हवा में लहराया और उसने पलटकर लालू की ओर देखा। उनकी नजरें मिली, बस एक पल के लिए, पर वो पल लालू के लिए जैसे अनंत हो गया। फुलझरिया ने मुस्कुरा दिया, हल्की सी नन्ही सी मुस्कान जो लालू के सीने में एक गर्माहट छोड़ गई। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी जुबान जैसे थम गई। फुलझरिया आगे बढ़ गई और लालू वही बैठा उस पल को अपने मन में सहेजता रहा। दिन बीतते गए। गांव में एक खबर फैली कि बारिश का मौसम इस बार सख्त होगा। गंगा का पानी बध रहा था और खेतों को खतरा था। रामधन ने लालू से कहा, बेटा, इस बार फसल बचा लो तो कुछ उम्मीद बंधेगी।
लालू ने हल उठाया, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो सोचता कि अगर फसल डूब गई तो क्या फुलझरिया का बाप उसे और भी नीची नजर से देखेगा। वो मेहनत करता, पर उसकी मेहनत में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता कि ये मिट्टी, ये पानी, ये खेत सब उसे फुलझरिया से दूर ले जा रहे हैं। फिर वो दिन आया जब गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बारिश ने आसमान को फाड़ दिया और पानी गांव में घुस आया। खेत डूब गए, मकानों की दीवारें ढहने लगी। रामधन दिन रात पानी निकालने में जुटा रहा। उसकी सांसें भारी थी, पर वो रुका नहीं। लालू ने देखा कि फुलझरिया का घर भी खतरे में था। उसका दिल जोर से धड़का। वो बिना सोचे नदी की धारा में कूद पड़ा। पानी ठंडा था और लहरें उसे पीछे धकेल रही थी, पर उसने हार न मानी। उसने लकड़ियों का एक ढांचा बनाया और फुलझरिया के घर के आगे खड़ा कर दिया ताकि पानी अंदर न घुस सके। फुलझरिया खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर लालू को देखकर उस डर में एक चमक घुल गई। जब लालू थककर किनारे पर बैठा तो फुलझरिया बाहर आई। उसने अपनी साड़ी के कोने से एक रोटी और गुड़ का टुकड़ा निकाला जो उसने अपने लिए रखा था। उसने लालू के सामने रख दिया। लालू ने उसकी ओर देखा और उसकी थकी हुई आंखों में एक नई रोशनी जगी। उसने रोटी खाई और हर कौर के साथ उसे लगा कि उसका सारा दर्द हल्का हो रहा है। फुलझरिया कुछ न बोली, बस पास बैठ गई। उस रात गांव सन्नाटे में डूबा था, पर उनके बीच की चुप्पी में एक अनकही बात गूंज रही थी। सुबह हुई तो बाढ़ का पानी थम गया, पर गांव की जिंदगी वैसी न रही। रामधन की मेहनत बेकार गई। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसकी पीठ झुक गई और चेहरे पर उदासी छा गई। लालू ने उसे ढांढस बंधाया, पर उसका अपना मन भी डूब रहा था। उसे लगता कि अब हरिया उसे और भी दूर ठेल देगा। फुलझरिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आता और वो सोचता कि क्या ये अधूरी चाहते गंगा की लहरों में बजाएंगी। गांव में एक नई हलचल हुई। एक अफसर आया शहर से सूट बूट में, गंगा पर बांध बनाने का सपना लेकर। उसकी नजर फुलझरिया पर पड़ी। उसने हरिया से बात की, आपकी बेटी खूबसूरत है, उसकी शादी मुझसे कर दो, मैं उसे शहर ले जाऊंगा, वहां सुख की जिंदगी होगी। हरिया के मन में लालच जगा। उसने सोचा कि ये मौका उसके लिए सुनहरा है। उसने फुलझरिया को बुलाया और समझाया, लालू के पास अब कुछ नहीं बचा। खेत गए, सपने गए, ये अवसर तेरे लिए बेहतर है। फुलझरिया ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। वो चुप रही, पर उसका मन चीख रहा था। लालू को यह खबर गांव की हवा से मिली। उसका सीना भारी हो गया। वो गंगा के किनारे बैठा और पानी को देखता रहा। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ी और आंखों में नमी छा गई। उसे लगा कि शायद उसका प्यार इसी पानी में डूब जाएगा, पर कहीं अंदर एक जिद जाग रही थी। एक जिद जो कह रही थी कि वो हार नहीं मानेगा। गंगा की लहरें उससे कुछ कह रही थी और वो सुनने को तैयार था। गंगा का पानी थम गया था, पर मझौली गांव की जिंदगी में जो तूफान आया वो अभी शांत होने का नाम न ले रहा था। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो वहां हरियाली की जगह सिर्फ कीचड़ और टूटी फसलों का मातम दिखा। रामधन अपने आंगन में बैठा था, हाथ में हुक्का लिए, पर उसकी सांसें भारी थी। बाढ़ ने उसकी मेहनत को निगल लिया था और उसकी आंखों में वो सपना धुंधला पड़ रहा था जो उसने लालू के लिए देखा था। उसकी पीठ अब और झुक गई थी, जैसे मिट्टी का बोझ
उस पर सवार हो गया हो। लालू पास खड़ा था, चुपचाप। उसकी नजरें अपने बाप की थकी हुई सूरत पर टिकी थी और मन में एक कसक उठ रही थी। वो कुछ करना चाहता था, पर क्या, ये उसे समझ ना आ रहा था। उधर हरिया के घर में एक अलग हलचल थी। अफसर की बात ने उसके मन में लालच की आग सुलगा दी थी। वो फुलझरिया को बुलाकर बैठा और बोला, देख बेटी, ये मौका बार बार नहीं आता। वो अफसर तुझे शहर ले जाएगा, वहां सुख होगा, चैन होगा। लालू के पास अब क्या बचा है? न खेत, न पैसा। फुलझरिया ने सिर झुकाया, पर उसकी उंगलियां साड़ी के किनारे को मरोड़ रही थी। उसकी चुप्पी में एक तूफान छिपा था, जो बाहर आने को बेकरार था। वो जानती थी कि उसका दिल लालू के पास था, पर हरिया की बातें उसके कानों में चुभ रही थी। उसने जवाब न दिया, बस उठकर बाहर चली गई। हरिया ने सोचा कि उसकी बेटी मान जाएगी, पर उसे क्या पता था कि फुलझरिया के मन में बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। लालू गंगा के किनारे पहुंचा। वहां की हवा में नमी थी और पानी की लहरें अब शांत थी, पर उसके मन में उथल पुथल मची थी। उसने एक पत्थर उठाया और दूर तक उछाला। लहरें टकराई और उसकी आंखों में फुलझरिया का चेहरा उभर आया। वो सोचने लगा कि क्या उसका प्यार सचमुच इतना कमजोर था कि गांव की रेतें उसे कुचल देंगी। तभी उसे दूर से फुलझरिया की आवाज सुनाई दी। वो खेतों के पास गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में एक मिठास थी, पर आज उसमें एक हल्की सी उदासी भी घुली थी। लालू ने कदम बढ़ाए, पर फिर रुक गया। उसे डर था कि अगर वो पास गया तो गांव की नजरें उसकी इस कोमल भावना को तार तार कर देंगी। दिन ढलते ढलते रामधन की तबीयत बिगड़ने लगी। बाढ़ के बाद गांव में बीमारी फैल रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी और शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। लालू ने उसे चारपाई पर लिटाया और गांव के वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य आया, कुछ जड़ी बूटियां दी, पर उसकी नजरों में उम्मीद कम थी। उसने लालू से कहा, पानी की ठंडक इसके फेफड़ों में बैठ गई है, अब ऊपर वाले की मर्जी। लालू का दिल बैठ गया। वो अपने बाप को देखता रहा, जिसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने सोचा कि क्या वो अपने बाप का सपना पूरा कर पाएगा या ये भी गंगा की लहरों में बजाएगा। रात गहरी हुई। रामधन ने लालू को पास बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने लालू का हाथ थामा और बोला, बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत सपने देखे, पर अब लगता है कि मेरी सांसें साथ छोड़ रही हैं। तू अपने लिए जी, अपने सपनों को मत छोड़ना। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। लालू की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने बाप के हाथ को कसकर पकड़ा, पर कुछ कह न सका। रामधन की सांसें धीमी पड़ी और फिर एक लंबी सांस के साथ वो हमेशा के लिए चुप हो गया। लालू वही बैठा रहा, सन्नाटे में डूबा। उसकी दुनिया जैसे एक पल में खाली हो गई थी। सुबह गांव में मातम छा गया। रामधन की चिता गंगा के किनारे जली। लालू ने अपने हाथों से उसे अग्नि दी और आग की लपटों के साथ उसकी सारी उम्मीदें भी जलती हुई दिखी। गांव वाले आए, ढाढ़स बंधाया, पर लालू के लिए वो शब्द खोखले थे। उसका मन टूट चुका था। वो सोचता कि अब उसके पास क्या बचा था? न बाप, न खेत, और शायद फुलझरिया भी उससे दूर चली जाएगी। इधर हरिया ने फुलझरिया की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अफसर ने गांव में ढोल नगाड़ों का इंतजाम करवाया। मिठाइयां बंटने लगी और गांव में एक उत्सव सा माहौल बन गया।
फुलझरिया अपने आंगन में बैठी थी, हाथों में मेहंदी लगाए, पर उसकी आंखें सूनी थी। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटी, ये तेरे लिए अच्छा है, शहर में सुख मिलेगा। पर फुलझरिया का मन कहीं और था। वो लालू के बारे में सोच रही थी। उसकी वो चुप्पी, वो नजरें, वो रोटी जो उसने उसे दी थी। उसका दिल चीख रहा था कि वो इस शादी को न माने, पर गांव की रीतें उसके गले में फंसी रस्सी की तरह थी। लालू को ये सब गांव की हवा से पता चला। वो गंगा के किनारे बैठा रहा, जहां उसने अपने बाप को विदा किया था। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ी थी और आंखों में एक आग सुलग रही थी। उसे लगा कि अगर वो अब चुप रहा तो उसका प्यार हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसने एक फैसला लिया, वो फुलझरिया से मिलेगा आखिरी बार। वो रात के अंधेरे में हरिया के घर की ओर बढ़ा। गांव सो रहा था, पर उसकी धड़कनें तेज थी। वो फुलझरिया के घर के पीछे पहुंचा, जहां एक छोटी सी खिड़की थी। उसने हल्के से आवाज दी, फुलझरिया। फुलझरिया चौंक गई। वो खिड़की के पास आई और लालू को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? अगर किसी ने देख लिया तो। लालू ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में एक दर्द था, पर हिम्मत भी थी। मैं चुप नहीं रह सकता। तू सच बता, क्या तू इस शादी से खुश है? फुलझरिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सिर हिलाया, नहीं, मेरा मन यहां है, तेरे पास। पर बाबूजी। लालू ने उसका हाथ खिड़की से पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थी, पर उस स्पर्श में एक गर्माहट थी। तो फिर मेरे साथ चल, उसने कहा। फुलझरिया हिचकिचाई। गांव की रीतें, हरिया की सख्ती और अफसर की धमकी उसके मन में घूम रही थी। पर लालू की आंखों में उसे एक भरोसा दिखा। उसने हल्के से सिर हिलाया। लालू ने कहा, रात को गंगा के किनारे मिलना, मैं इंतजार करूंगा। फुलझरिया ने कुछ न कहा, पर उसकी नजरों में एक वादा था। लालू वापस लौटा और उसका मन अब हल्का था। उसे लगा कि शायद गंगा उसकी सुन रही थी। अगली रात, शादी से ठीक एक दिन पहले, गांव सोया हुआ था। फुलझरिया ने अपने घर की चौखट पार की। उसकी साड़ी का किनारा मिट्टी से सन गया, पर उसका इरादा पक्का था। वो गंगा के किनारे पहुंची, जहां लालू एक छोटी सी नाव लिए खड़ा था। उसने उसे देखा और दोनों की नजरें मिली। बिना कुछ बोले वो नाव में सवार हो गए। गंगा की लहरें उनकी नाव को आगे ले गई और मझौली गांव धीरे धीरे पीछे छूटता गया। लालू ने चप्पू चलाए और फुलझरिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, पर उससे ज्यादा एक नई उम्मीद की चमक थी। गंगा की धारा तेज थी। लालू ने फुलझरिया से कहा, डर मत, मैं हूं ना। फुलझरिया ने उसका हाथ थामा और उस स्पर्श में उसे सुकून मिला। वो दोनों उस अंधेरे में आगे बढ़ते रहे, जहां न गांव की रीतें थी, न हरिया की सख्ती, बस गंगा थी और उनका प्यार। पर उन्हें नहीं पता था कि ये लहरें उन्हें कहां ले जाएंगी। गंगा की लहरें तेज थी और अंधेरे में उनकी छोटी सी नाव डगमगा रही थी। लालू चप्पू चलाने में जुटा था। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तन गई थी और पसीना उसकी भौहों से टपक रहा था। फुलझरिया नाव के एक कोने में बैठी थी, अपनी साड़ी का आंचल कसकर पकड़े हुए। उसकी नजरें गंगा के काले पानी पर टिकी थी, जहां चांद की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पानी की छपछप और लालू की सांसों की आवाज गूंज रही थी। दोनों चुप थे,
पर उनकी चुप्पी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वे गांव की बेड़ियों से आजाद हो गए हों। लालू ने फुलझरिया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, पर उस डर के पीछे एक चमक भी थी, नई जिंदगी की उम्मीद की चमक। उसने धीरे से कहा, डर मत फुलझरिया, गंगा हमारी मां है, वो हमें कहीं ठिकाने तक पहुंचा ही देगी। फुलझरिया ने हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। लालू, अगर गांव वालों ने हमें ढूंढ लिया तो बाबूजी मुझे माफ नहीं करेंगे। लालू ने चप्पू रोककर उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां गर्म थी और उस स्पर्श में एक भरोसा था। अब हमारी जिंदगी हमारी है, गांव पीछे छूट गया, जो होगा साथ में देखेंगे। फुलझरिया ने उसकी आंखों में देखा और उसका डर कुछ कम हुआ। उसने सिर हिलाया, जैसे खुद को समझा रही हो कि यह फैसला सही था। रात गहराती जा रही थी। गंगा की धारा उन्हें अनजान रास्तों पर ले जा रही थी। लालू को गांव के आसपास की गंगा अच्छे से पता थी, पर यह इलाका उसे नया लग रहा था। पानी की रफ्तार बढ़ रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जैसे काई और सड़े हुए पेड़ों की महक। तभी दूर से एक धुंधली सी आकृति दिखी। लालू ने आंखें सिकोड़कर देखा। वो क्या है? उसने बुदबुदाया। फुलझरिया ने भी नजरें उठाई। धुंध के बीच एक टापू उभर रहा था, छोटा सा पर घने जंगलों से ढका हुआ। उसकी किनारों पर पेड़ों की टहनियां पानी में झूल रही थी और बीच में एक ऊंची सी चट्टान चांदनी में चमक रही थी। लालू ने नाव को टापू की ओर मोड़ा। शायद यहां रुक सकते हैं, थक गया हूं और तुझे भी आराम चाहिए। फुलझरिया ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही नाव किनारे से टकराई, लालू ने उसे एक पेड़ से बांध दी। उसने फुलझरिया को हाथ देकर नाव से उतारा। जमीन गीली थी और उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लालू ने सूखी टहनियां इकट्ठी की और आग जलाई। लपटें उठीं और उस रोशनी में फुलझरिया का चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखें थकान से भारी थी, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये जगह कैसी है लालू? उसने पूछा। लालू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पता नहीं, गंगा के बीच ऐसा टापू कभी नहीं देखा। शायद मछुआरे यहां आते हों। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अब जो भी हो, यह हमारा ठिकाना है, कम से कम आज रात के लिए। फुलझरिया ने आग के पास हाथ सेके और कहा, मुझे भूख लगी है। लालू ने अपनी झोली से एक मोटी सी रोटी निकाली, वही जो उसने घर से भागते वक्त उठा ली थी। उसने आधा हिस्सा फुलझरिया को दिया। दोनों ने चुपचाप खाया और उस सादे भोजन में भी उन्हें एक अजीब सा स्वाद मिला, आजादी का स्वाद। सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर टापू पर पड़ी। लालू उठा और टापू की खोज में निकल पड़ा। फुलझरिया आग के पास बैठी रही, अपनी साड़ी को ठीक करते हुए। टापू छोटा था, पर जंगल इतना घना कि हर कदम पर पत्तियां चेहरे से टकराती थी। लालू ने देखा कि कुछ जगहों पर पत्थरों पर निशान बने थे, अजीब से चिन्ह, जैसे किसी ने चाकू से खोदे हों। उसका मन कौतूहल से भर गया। तभी उसे एक छोटी सी गुफा दिखी, जो चट्टान के नीचे छिपी थी। उसने झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, पर हवा में एक ठंडक थी। उसने सोचा कि फुलझरिया को बुलाकर दिखाएगा, पर पहले खुद अंदर गया। गुफा के अंदर फिसलन थी। लालू ने दीवार को टटोला और आगे बढ़ा। कुछ कदमों बाद उसे रोशनी की एक हल्की सी झलक दिखी।
वो तेजी से आगे बढ़ा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी नीला और चमकदार था। उसके चारों ओर पत्थरों पर रंग बिरंगे चित्र बने थे, लोगों की आकृतियां, नावें और गंगा की लहरें। तालाब के पास एक पुरानी सी मूर्ति खड़ी थी, शायद किसी देवता की, जिसका चेहरा समय के साथ घिस गया था। लालू को लगा कि ये जगह कोई साधारण ठिकाना नहीं थी। वो बाहर निकला और फुलझरिया को बुलाने दौड़ा। फुलझरिया, जल्दी आ, कुछ दिखाना है। फुलझरिया उसके उत्साह को देखकर उठी और साथ चल पड़ी। गुफा में पहुंचकर वो भी हैरान रह गई। ये क्या जगह है लालू? ऐसा लगता है जैसे यहां कोई रहता हो। लालू ने मूर्ति की ओर इशारा किया। शायद ये कोई पुरानी पूजा की जगह हो। गंगा के किनारे ऐसी बातें सुनी थी। टापुओं पर साधु संत रहा करते थे। फुलझरिया ने तालाब के पानी को छुआ। वो ठंडा था, पर उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी। ये पानी जादुई लगता है, उसने कहा। दोनों उस जगह को देखते रहे, पर तभी बाहर से एक आवाज आई, किसी के कदमों की आहट। लालू चौंका। उसने फुलझरिया को पीछे खींचा और गुफा के मुहाने पर झांका। बाहर 3 लोग थे। मछुआरे जैसे दिखते थे, पर उनके हाथों में हथियार थे। उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। ये टापू हमारा है, कोई यहां आया है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा बोला। नाव दिखी थी किनारे पर। ढूंढो, कहां छिपे हैं। लालू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फुलझरिया की ओर देखा, जिसकी आंखों में फिर से डर उभर आया था। अब क्या करें? फुलझरिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। लालू ने सोचा, गुफा में छिपना खतरनाक था। अगर वो अंदर आए तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने फुलझरिया का हाथ पकड़ा और बोला, नाव तक पहुंचना होगा, भागना ही रास्ता है। दोनों धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले। जंगल का घनापन उनका साथ दे रहा था। वो पेड़ों के पीछे छिपते हुए नाव की ओर बढ़े। मछुआरे दूसरी तरफ गए थे, पर उनकी आवाजें पास आ रही थी। नाव के पास पहुंचते ही लालू ने रस्सी खोली। फुलझरिया नाव में कूदी और लालू ने उसे धक्का देकर पानी में डाल दी। तभी एक मछुआरे की नजर उन पर पड़ी। अरे, वो रहे! वो चिल्लाया और दौड़ पड़ा। लालू ने चप्पू उठाया और पूरी ताकत से चलाने लगा। गंगा की लहरें उनकी मदद कर रही थी। मछुआरे किनारे तक आए, पर नाव तेजी से दूर जा रही थी। एक ने भाला फेंका, जो नाव से कुछ इंच दूर पानी में गिरा। फुलझरिया ने डर से लालू का हाथ पकड़ लिया। नाव आगे बढ़ती रही। टापू धुंध में गायब हो गया। लालू की सांसें तेज थी और फुलझरिया का चेहरा पीला पड़ गया था। ये कौन थे, लालू? उसने पूछा। लालू ने सिर हिलाया। पता नहीं, शायद लुटेरे या इस टापू के रखवाले, पर अब हम सुरक्षित हैं। उसने फुलझरिया को गले लगाया। गंगा उन्हें फिर अनजान रास्तों पर ले जा रही थी। टापू का रहस्य उनके मन में बाकी था। कुछ देर बाद पानी बढ़ने लगा। लालू जितनी कोशिश करता कि नाव को आगे बढ़ाएं, पानी की लहरें उसे डुबोने की कोशिश करती। पानी बढ़ता जा रहा था। तभी एक तेज लहर ने उनकी नाव को पलट दिया। दोनों पानी की लहरों में डूबने लगे। लालू तैरना जानता था। उसने किसी तरह फुलझरिया को पकड़ लिया, लेकिन आज लगता था जैसे भाग्य उनके साथ नहीं था। गहराती हुई लहरों ने दोनों को अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब लालू की आंख खुली तो उसने देखा कि कई लोग उसे घेरे हुए थे। पहले तो वो डर गया, फिर
हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने आसपास देखा, फुलझरिया पास ही लेटी हुई थी। लालू घसीटते हुए उसके पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, पानी पेट में जाने से तुम दोनों बेहोश हो गए थे, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सहारा देकर दोनों को एक छोटे से गांव में ले जाया गया। उसे गांव बोलना भी गलत होगा, वो एक टापू था जहां मुश्किल से 10-15 लोग बसे थे। लालू की दवापटी चल रही थी। तभी फुलझरिया को होश आया। वो एक झटके से खांसते हुए करवट बदलने लगी। वहां बैठी एक औरत जिसका नाम रजिया था, उसने लालू को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, ये अब ठीक है। इस टापू पर लालू और फुलझरिया को 2 दिन हो चुके थे। ऐसा लगता था मानो गांव वालों ने उन्हें अपना लिया हो। रजिया ने कहा, तुम दोनों यहां रह सकते हो। फुलझरिया बोली, लेकिन दीदी, ये घर तो बहुत छोटा है, आपका परिवार कैसे रह पाएगा? रजिया ने गम में डूबते हुए कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। लालू ने पूछा, क्यों, आपने शादी नहीं की? रजिया ने अपनी साड़ी से सिर ढकते हुए कहा, शादी तो हुई थी, लेकिन शायद अब मुझे अकेले ही रहना होगा। फुलझरिया के मन में उत्सुकता जागी। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रजिया ने बताया, मेरा पति एक बड़ा अफसर है। वो जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां बांध बनाता है। कहता है कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए घर नहीं आ पाता, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो घर आना ही नहीं चाहता। इस बार तो 1 साल से ज्यादा बीत गया, वो वापस नहीं आया। जैसे ही रजिया ने बांध बनाने वाला अफसर कहा, लालू और फुलझरिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें शक हुआ, क्या वो अफसर जो फुलझरिया से शादी करना चाहता था रजिया का पति तो नहीं? लेकिन दोनों ने खुद को संभाला और दुख व्यक्त किया। रजिया को लालू और फुलझरिया में अपना परिवार दिखने लगा। अब वो दोनों रजिया के साथ रहते थे। उस टापू पर रहने वाले लोग सभी भूले भटके ही थे। वो उस इलाके को अपना बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते। लालू और फुलझरिया भी कमर कसकर मेहनत करने लगे। कुछ महीने बाद 4-6 लोगों का एक दस्ता उस टापू पर पहुंचा। वो मझौली गांव से बाढ़ में लापता हुए लोगों को तलाश रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर लालू और फुलझरिया पर पड़ी। वो उनसे मिलना चाहता था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लालू और फुलझरिया डरेस में किसी तरह बच गए। जब वो दस्ता मझौली गांव वापस पहुंचा तो उस व्यक्ति ने हरिया को सारी बात बताई कि लालू और फुलझरिया उस टापू पर रहते हैं। हरिया का दिल बैठ गया, दिमाग सुन्न हो गया। उसने ज्यादा सोचे बिना कुछ खाने का सामान और कुछ रुपए निकाले और उस व्यक्ति से कहा, मेरे साथ नाव लेकर चलो। दोनों उस टापू पर पहुंचे। जैसे ही फुलझरिया ने अपने पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो इतना डर गई कि लालू के पीछे खड़ी हो गई। हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, फूल, मेरी बेटी, सामने आ जाओ। उसका गला भराया और वो किसी बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। फुलझरिया से ज्यादा देर दूर नहीं रहा गया। वो सिर झुकाए रोती हुई आगे बढ़ी और अपने पिता के गले लग गई। हरिया और फुलझरिया रो रहे थे। ये देखकर आसपास खड़े लोग भी रोने लगे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। हरिया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुम्हें डांटने नहीं आया। मैं अपने घर की रौनक, अपनी फूल को वापस लेने आया हूं, ताकि मेरा घर दोबारा घर लगे। और अगर तुम चाहो तो लालू भी हमारे साथ आ सकता है। फुलझरिया ने लालू की तरफ देखा। लालू थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फुलझरिया वापस जाने को राजी हो जाएगी।
फुलझरिया अपने पिता से 2 कदम पीछे हटी और बोली, नहीं पिताजी, मैं लालू के साथ इसी गांव में जीना चाहती हूं। अब मेरा मझौली गांव में कुछ नहीं रहा। लालू ने मेरा आंचल मैला होने से बचाया था और मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप चाहें तो हमारे साथ रह सकते हैं। हरिया ने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या मैंने अपनी जिद में आकर अपनी बेटी को खो दिया? फिर उसने दूर से अपनी बेटी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिया। जाते हुए बोला, ठीक है, अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हारी मां को भी साथ लाऊंगा। तुम सदा खुश रहो फूल, मेरी बेटी। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।